आप सभी को नमस्कार बंधु, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे आप लोग। हम लोग यहाँ संस्कृत ऑप्शनल की बात कर रहे हैं और पेपर डिस्कशन के प्रक्रम में यह हमारा सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। वो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो फर्स्ट पेपर के बारे में देखा था और 3 लेक्चर में विस्तृत स्वरूप में हमने सभी यूनिटों के सिलेबस को समझा है। हम लोग साथ में ही ट्रेंड समझ रहे हैं और ट्रेंड के साथ ही क्वेश्चंस देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसा क्वेश्चंस पेपर आया है। थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को देखते हुए भी चल रहे हैं क्योंकि सिलेबस में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो उसको भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेकंड पेपर के हम लोगों को बात करना है। तो देखो, ये तो आपका दोनों पेपर का सिलेबस है। यहाँ पर देखिए, अब देखो ये यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस है शुरुआत में। पेपर 1 के सिलेबस के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये पेपर 2 का सिलेबस है और पेपर 2 में आपके 8 यूनिटें हैं। कितनी यूनिटें हैं? 8 यूनिटें हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, एक बार इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, इस पेपर में आपके 2 खंड हैं, एक तो खंड ए, ठीक है, और दूसरा होगा खंड बी। ये बात आप लोग ध्यान रखें, दूसरा खंड होगा बी। अब जो खंड ए है इसमें 4 यूनिटें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। यहां पर फिर है 4, 1, 2, 3 और 4। अब इसको क्वेश्चन नंबर ये वैसे इस तरीके से, अब आपको इनमें से अनिवार्य क्या है, तो इसको आपको खंड ए की पहली अनिवार्य है और खंड बी की भी पहली अनिवार्य है। लेकिन खंड बी की जो पहली अनिवार्य है ये संस्कृत में ही आपको लिखनी है। ये बात आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। और ये वाली आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, संस्कृत में भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी आप लिख पाएंगे। तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों में लिख सकते हैं और ये संस्कृत में। अब इन तीनों में से कोई एक चयन करना अनिवार्य है और इन 3 में से भी एक करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए कि यहां पर में से एक कोई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहले ही कर ली, एक मिनट, कोई मच्छर वगैरह बैठा होगा। चलिए, आप लोगों ने पहली कर ली है। आप लोगों ने मान लीजिए पहली चयन कर ली, ये वाली, क्योंकि करना ही पड़ेगी। 5वीं चयन कर दी, 2 हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो इन 3 में से एक कोई करना है और उनमें से एक कोई करना है। वही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है आपका प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 2 में आप यहाँ पर देख रहे हैं खंड का है। इसमें ये पहली यूनिट है जिसमें आपके कवियों का और ग्रंथों का सामान्य परिचय लगा है। इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल्स में सिलेबस समझेंगे और पीवाईक्यू भी समझेंगे जो इस बार आए थे, ठीक है। अब ये है वर्ग 2। इसमें आपका ईसावास्य उपनिषद, भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, कौटिल्य अर्थशास्त्र लगा हुआ है। ऐसे तीसरी यूनिट है, चौथी यूनिट है। ये 1, 2, 3, 4 ये खंड का में है। इनमें से ये पहला वाला आपके लिए अनिवार्य है, हालांकि ये आप हिंदी में भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसके बाद ये 5वें नंबर का भी आपका अनिवार्य होता है, जो यहाँ पर ये लिखा है खंड खा का ए नंबर, ये संस्कृत में अनिवार्य होता है। इनमें से आपको चयन करने हैं कोई भी 5 यूनिट। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी, इसकी, इसके सिलेबस को भी हम लोग यहाँ समझेंगे। चलिए देखिए, ओके, ये तो गलत है। ये आपकी यूनिट है, पहली यूनिट, इसी की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए, इस यूनिट में क्या लिखा है। इस यूनिट में मूलतः कवियों का और उनके काव्यों का परिचय लगा हुआ है। इस बात को यदि आप समझ गए ना, तो आप इस सभी कुछ समझ जाएंगे कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है। सबसे समस्यादायक ये यूनिट होती है, उसका मूल कारण ये होता है कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप कैसे अनुमान लगाओगे कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। वो आप यदि इतना समझ लिए एक लाइन, तो आप इससे समझ जाओगे। लिखा क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों का सामान्य अध्ययन।
सामान्य अध्ययन क्या होता है, सबसे पहले ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। और समुच्चय शब्द के प्रयोग किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे रघुवंश के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ जाएंगे और कालिदास को विशेष रूप से कवर नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको कालिदास को भी कवर करना है और काव्य को भी कवर करना है। उस कवि की क्या विशेषताएं हैं वो देखनी है और साथ में उसके काव्य की विशेषताएं, यानी कि कवि का भी परिचय और काव्य का भी परिचय, दोनों का परिचय आपसे पूछा जा रहा है। ये पीवाईक्यूज को देख करके आप समझ जाएंगे। तो निम्नलिखित समुच्चयों का सामान्य अध्ययन, यानी कि दोनों के बारे में, भारवी के बारे में भी समझना है, भारवी की स्थिति के बारे में भी समझना है और भारवी के काव्य के बारे में समझना है। भारवी के यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और उसी राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम स्वरूप वह वीर रस प्रधान क्रांति नियम की रचना कर रहे हैं। वह श्रृंगार प्रधान भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि उनके समाज में उन्हें ऐसा लगा कवे कर्म काव्यम, कवि के कर्म ही काव्य है। और काव्य वो क्यों लिखता है, क्योंकि वो तात्कालिक समाज की स्थिति को अपने काव्य के माध्यम से प्रचारित कर पाए। उस समय मीडिया नहीं था कि आप मीडिया चैनल पर आए और खुल करके आलोचना करने लगे, नहीं कर सकते, राजतंत्र मरवा दिया जाएगा। तो फिर क्या करोगे, आप अपने काव्य के माध्यम से एक तो क्या करोगे, संदेश अपना दोगे, दूसरा तात्कालिक स्थिति को भी समझाओगे। बाकी तो वहां पर ये भारवी जैसे अपना संदेश देते थे, ये प्रतीत होते हैं ऐसे ही माघ, क्योंकि ये कब का है, ये गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के पतन के बाद भारत जो है, भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। छोटा राज्य कहीं यहाँ यहाँ यहाँ। अब इन्हीं सभी को एकत्र करने के लिए कि भाई ये सब ये हो, एक साथ आए और सब अखंड भारत की वो संकल्पना की ओर करे, उसी के लिए भारवी कहते हैं, है ना, कि जो राजा और अमात्य मिलकर के चलते हैं वह उन्हीं का राज क्या करता है, आगे बढ़ता है। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नितेषु अमात्येषु च सर्व संपदा, कि सदानुकूलेषु, है ना, यानी कि जब राजा और अमात्य दोनों मिल करके सहकारी संघवाद, यानी कि कोऑपरेटिव, है ना, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद की जो अवधारणा है आज कि हमें स्टेट को और सेंट्रल को मिलकर के चलना है तभी आगे बढ़ेगा, तो इसी की बात क्या भारवी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कवि के बारे में समझना है, कवि की तात्कालिक स्थिति के बारे में समझना है और उसके काव्य की। ये परंपरागत संस्कृत नहीं है आपकी जो आप विद्यालयों में पढ़ रहे हैं कि उस आपने श्लोक पढ़ लिया, व्याख्या कर लिया, यहाँ नहीं। यहाँ आपसे समीक्षात्मक रूप से आपको उसकी समझ होनी चाहिए, यानी कि चीजों की समीक्षात्मक स्वरूप में समझ होनी चाहिए। क्योंकि आप आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं, आप किसी 8वीं 10वीं या ग्रेजुएशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको एक समझ विकसित करनी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कवि और काव्य दोनों के बारे में लगा है। अब इस बात ये करोगे सर रघुवंश में तो सर 19 सर्ग हैं, ठीक है, 19 सर्ग कैसे पढ़ेंगे। ऐसे कुमार संभव की बात करें तो सर 17 सर्ग हैं। ऐसे यदि किरारतार्जुनीयम की बात करें तो सर 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम की बात करें तो 20 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम की बात करें तो 22 सर्ग हैं। क्या सर ये सब पढ़ डालेंगे? और इसमें तो सर्गों का ये संख्या भी याद नहीं होता है कि किसमें 17 है, किसमें 18 है, किसमें 19 है। तो मतलब ये भी याद, ये अब आपको क्या सर इन सभी की कथा मालूम होनी चाहिए। हाँ, तो इन सभी की संक्षिप्त स्वरूप में कथा आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रथम सर्ग में क्या है, इंदुमती स्वयंवर कहां पर है। ठीक है, और जैसे किसी पर्वत का यहाँ पर जब घंटा माँ को उपाधि दी जाती है तो वो रेवतक पर्वत का वर्णन कर रहे हैं, तो रेवतक पर्वत का वर्णन किसमें है, ये थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी आपको इनकी होनी चाहिए। अब देखो, अब आप इन काव्य हैं, ये अपने के सभी 5 ग्रंथ जो ऊपर लिखे हैं, पांचों ही काव्य हैं, यानी कि महाकाव्य के रूप में है। रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध महाकाव्य, यानी कि ये सब महाकाव्य हैं, आप देखते हैं। अब आपको सबसे पहले समझना है कि अब कैसे समझोगे, कालिदास है यहाँ पर, कैसे पता करोगे कि सामान्य अध्ययन में क्या करोगे, तो सभी सर्ग पढ़ोगे नहीं, सभी सर्ग की केवल संक्षिप्त रूप में आपको कथा मालूम होनी चाहिए। फिर क्या है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे रघुवंश है, ठीक है, तो रघुवंश में महत्वपूर्ण विषय क्या है जो किसी को भी जानने के सामान्य अध्ययन के लिए आवश्यक है। अब आपको ये जानना आवश्यक पड़ेगा। अब ये कैसे जानोगे, ये आपको पता चलता है कंप्लीट रघुवंश अध्ययन करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको, जैसे आपने भारतीय संविधान का अध्ययन किया होगा। भारतीय संविधान में आपके मान लीजिए शुरुआत में 22 भाग हैं आपके,
अब इन 22 भागों में आपको आप अध्ययन करते हैं, 22 भाग ही सब लोग थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं क्योंकि जब पढ़ना है। लेकिन क्या आप 22 भागों को सभी को समान रूप में देखते हैं? क्या सभी का समान महत्व है? नहीं भाई, समान महत्व नहीं है। जहां पर आप भाग 3 की बात करते हैं, जहां पर आप भाग 4 की बात करते हैं, इन्हें आप महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। जैसे मौलिक अधिकार का के बारे में बात हुई, चाहे आपकी नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा हुई, तो कुछ भाग आपके क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समझ में आ रहा? तो इस स्वरूप में आप देखते हैं कि जैसे आपके भारतीय संविधान में 22 भाग तो है, लेकिन सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ ही कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे अब मौलिक अधिकार के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। आपको नीति निर्देशक तत्व के संबंध में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही रघुवंश महाकाव्य में भी क्या होता है कि कुछ कुछ विशेष है, वही आपको जानना है और वही सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है कि उस चीज के बारे में वो सामान्य बातें तो आपको मालूम हो ही। ऐसे किरारदार्ज नियम में है, जैसे कि अब देखते हैं। अब क्या है, अब कभी अपने काव्य में कुछ कुछ विशेष रूप से काव्यात्मक वैशिष्टताओं को संयोजित करते हैं। जैसे रघुवंश में या कुमार संभव में कालिदास अधिकतर अपने कालिदास जो प्रसिद्ध है वस्तुतः, कालिदास का समय यदि आपको बताऊं तो लगभग 1 से तीसरी ईस्वी के मध्य के समय की चर्चा रहती है कि 1 से तीसरी ईस्वी के मध्य का जन्म हुआ रहा होगा। उस समय आप देख रहे हैं, यदि मान लीजिए तीसरी ईस्वी यदि मान ले, तो इस समय गुप्त काल चल रहा है। गुप्त काल अच्छे वैसे साहित्यिक दृष्टि से भी अच्छा कार्य रहा है, उसे स्वर्ण में गुजली कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ठीक ही हो रहा है, राजनीतिक दृष्टि से भी काफी स्थिरताएं रही हैं। तो इस तरीके से है। अब जब आर्थिक रूप से संपन्न होगा व्यक्ति, सामाजिक रूप से संपन्न होगा, राजनीतिक रूप से संपन्न होगा, तभी वो क्या करवाएगा, तभी वो नवरत्नों को रखेगा और तभी वह साहित्यिक वैशिष्टताओं की ओर आगे बढ़ेगा। भाई जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, वो साहित्य और दर्शन की बात करेगा कि पहले खाने की जुगाड़ करेगा? तो खाने की जुगाड़ करेगा। यहाँ पर कालिदास आते हैं, कालिदास अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखते हैं और भी लोग लिखते हैं। कालिदास को केवल समाज के लिए कुछ अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिखना था, और कालिदास ने सबसे पहले अपने काव्य में जो सबसे बड़ी विशेषता रखी, वो अपनी सरल भाषा का अनुप्रयोग किया, साथ में प्रसाद और माधुर्य गुणों का प्रयोग किया, जो कि क्या करते हैं, प्रसाद और माधुर्य, जो कि आपको सहजता में सहयोगी होते हैं। इसके साथ और सरल काव्य करने के लिए उपमा अलंकार को इन्होंने अपने काव्य में सन्निविष्ट किया। इस तरीके से कालिदास ने क्या किया, रघुवंश के माध्यम से सबसे पहले तो एक काव्यगत वैशिष्टताओं की स्थापन किया कि काव्य कैसे कोई अच्छे से लिखना चाहिए। इसलिए कालिदास एक प्रसिद्ध कवि के रूप में, और आप जानते हैं कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदास, यानी कि किसी आपको एक कवि ही को ही चयन करना हो तो कौन करोगे, कालिदास। क्रिकेट में एक ही व्यक्ति का नाम बोला हूं, सचिन। ऐसे ही आपको यहाँ पर कालिदास का महत्व है, और आप ध्यान रखना, इसलिए कालिदास का आपके यूपीएससी में बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे, जैसे आपका महात्मा गांधी का महत्व रहता है जीएस में। रघुवंश लगा है कालिदास का, कुमार संभव लगा है कालिदास का, अभी आप आगे देखोगे मेघदूत लगा है कालिदास का, और आगे जाओगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम लगी। 7 ग्रंथों में से 4 ग्रंथ यूपीएससी में है। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि कालिदास ने ये क्या, क्यों इतने अच्छे कालिदास है। पहली बात, कालिदास काव्यगत वैशिष्टताओं से युक्त है। दूसरा, कालिदास रघुवंश में इन्होंने रघुवंश को इतने बेहतर ढंग से बनाया है, और उस रघुवंश के माध्यम से समाज को बेहतर चीजें शिक्षा प्रदान करने की बात कही। कैसे सर, जैसे आज आप करते हैं कि यथा विधि हुताग्नि नाम, इसमें आया है कि यथा विधि हुताग्नि नाम, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अग्नि में आहुति विधि के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। लेकिन किसको, पंडित को। ये पंडित का कर्म है कि वो विधि के अकॉर्डिंग चले, यानी कि वेद के अकॉर्डिंग चले, और वेद के अकॉर्डिंग क्या करे, अग्नि में आहुति करे। लेकिन एक राजा का कर्तव्य क्या है, वो विधि के अकॉर्डिंग चले, रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ ये कालिदास रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं कि विधि के शासन। समझ में आ रहा, तो कि यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा कामार्चितार्थी नाम, यानी कि जैसा अर्चितार्थी नाम, जैसा अर्चना कर रहा है, जैसा मांग रहा है, जैसी जरूरत है, उस अकॉर्डिंग हम क्या करें, उनकी सहायता करें। समझ में आ रहा, यानी कि
प्रोएक्टिव गवर्नेंस की चर्चा है कि देखिए यदि आपके गांव में लाइट चली गई है तो ऐसा नहीं कि आपको कॉल करना पड़े, 5 बार कॉल कर रहे हैं, सर लाइट नहीं आ रही है, सर लाइट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपका अच्छा गवर्नेंस है तो लाइट जाते उसे आपके कहे बिना सूचना मिल जाएगी, वो आपके को स्वयं कॉल करेगा या आपके यहाँ आकर के सुधार के लाइट भी चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह है प्रोएक्टिव गवर्नेंस। ये अब यही बात है कि यथा कामार चितार्थी नाम, ऐसा अब देखो ऐसा रघुवंश में है या राजराम के समय में था या नहीं था, लेकिन ऐसा होना चाहिए यथार्थ में, ये जरूर कालिदास ने कहा है। यही तो राम राज्य है। यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल में पेपर 1 में पूछा रामायण को लेकर के कि रामायण में उल्लिखित राम राज्य की संकल्पना का क्या स्वरूप होगा बताइए। आप रघुवंश से भी पुष्टित कर सकते थे और कालिदास वाल्मीकि के आधार पर भी ये बात बता सकते थे। तो आपने देखा यथा कामार चितार्थी नाम, यथा अपराध दंडा नाम। आर्टिकल 20 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक अपराध का एक दंड, यानी कि किसी को अपराध से ज्यादा दंड ना दे दिया जाए जिससे कि वो उग्रवादी या आतंकवादी स्वरूप में आगे बढ़ जाए और देश के प्रति हानिकारक हो जाए। इसलिए एक जितना अपराध उतना दंड। यथा अपराध दंडा नाम यथा काल प्रबोधि नाम, समय के अकॉर्डिंग काम करना है, यानी कि टाइम से काम होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ न्याय में क्या होता है, 20 साल लग जा रहा है, लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है सभी न्यायालयों की बात करें, यदि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और जिला कोर्ट, यानी कि सब मिलाकर के तीनों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय, इन तीनों की बात कर रहा हूं। अब देखो यानी कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है, ऐसा विलियम ग्लैंडस्टोन का कथन है कि मतलब समय से न्याय मिल रहा है तभी न्याय है, वरना वो अन्याय ही है एक प्रकार का। यानी कि का बरसात जब कृषि सुखानी, तो फिर जब मतलब किसी सूख गई है तो वर्षा करके क्या ही कर लोगे, है ना। कूलर आप गर्मी निकलने के बाद ले रहे हैं सर्दी में, तो क्या ही काम का कूलर है फिर। इसी तरीके से यहाँ पर है कि यथा काल प्रबोधि नाम, समय के अकॉर्डिंग काम करता है। अब आप देख रहे हो कालिदास क्या लिख रहे हैं कि यथा अपराध दंडानाम यथा कामार्चितार्थीनाम, एक एक शब्द इनका आज के या तो राजनीतिक दृष्टि से महत्व है या सामाजिक दृष्टि से महत्व है, आदि आदि। तो इस तरीके से कालिदास के महत्व को आपको समझना है और कालिदास की चीजों को कुमार। अब यहाँ कुमार संभव कितना सुंदरतम हिमालय पर्वत का आरंभ से वर्णन करते हैं और हिमालय के साथ ही प्रकृति के चित्रण की बात करते हैं, प्रकृति के चित्रण की बात करते हैं और यहीं से लेकर के वो आरंभ करते हैं प्रथम सर्ग के कुमार संभव के श्लोक नंबर 1 से लेकर के 17 तक जो इन्होंने सुंदरतम हिमालय का वर्णन किया है, वह न केवल आपको प्रकृतिगत दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु वह प्रकृति के मानवीकरण की दृष्टि से ही महत्व है। साथ ही साथ वह तात्कालिक समाज की जानकारी देने के उद्देश्य से भी कि कैसे वो गैर आदि का उपयोग करते थे, कैसे वह लव लेटर लिखने के लिए चीजें करते थे, उसे प्रेम पत्र कहते हैं, उसकी भी चर्चा आई है। किस चीज से लिखती थी, वहां पर जो जनजाति रहते थे, ट्राइब्स रहती थी, और वो कैसे जीवन यापन करते थे, कैसे वो खाते थे, इन सभी की चर्चा है यहाँ पर। आप देखते हैं अस्तित्व तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा पूरा परु तो ये निधि अवगाही पृथिव्या नामानंदा। इसके माध्यम से कितने सुंदरतम अपने पूरे भारत के जो पूरा हिमालय पर्वत है उसको बताते हैं और भारत का एक परिचय के रूप में प्रस्तुत करते हैं प्रथम पद में ही, इसी के माध्यम से मंगलाचरण भी करते हैं। तो यही कालिदास की बहुत अच्छी वैशिष्टताएं हैं जो इनके काव्य को श्रेष्ठतम बनाती हैं, इनके कवि कर्म को श्रेष्ठतम बनाती है और भारतीय साहित्यिक जगत में कालिदास का नाम सुप्रसिद्ध कर देती हैं। इसलिए कहा जाता है कवि कालिदासो न संशय, कि कालिदास के कवि होने में कोई भी संशय नहीं है। केवल ये यही प्रसिद्ध नहीं है, ये एकमात्र कवि है जो सार्वभौमिक रूप से वैश्विक स्तर पर भी प्रसिद्ध है। विलियम जोन्स ने भी सर्वप्रथम लिखे विज्ञान शाकुंतलम का ट्रांसलेट किया। यहां तक कि जर्मन विद्वान प्रोफेसर गेटे भी इनकी प्रशंसा में कहते हैं कि यदि आपको विश्व के नाटक में कोई एक सर्वश्रेष्ठ नाटक को चयन करना है तो वह नाटक कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम है। तो भारतीय प्रशंसा करें वो तो ठीक है, पाश्चात्य विद्वान भी इनकी प्रशंसा करते हैं।
केवल भारत में ही कालिदास की मूर्ति नहीं, पाश्चात्य जगत में भी कालिदास की मूर्ति छपी है, बनी हुई है। तो इस तरीके से कालिदास न केवल एक देसी कवि देश तक ही है, अपितु यह एक सार्वभौमिक कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित है। कैसे है, अब ये तथ्य देकर के, जैसे मैंने कई सारे तथ्य बताए, ऐसे ही आपको प्रमाणिक स्वरूप में पेपर में लिखना है। लिखो कैसे नंबर नहीं आए, कहां ले जाएगा नंबर, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से कालिदास के क्वेश्चन बनते हैं। इस बार भी क्वेश्चन कालिदास से बने हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, अब कालिदास से क्वेश्चंस के बाद आपको इस सातवीं, अब इनके बाद तीसरी चौथी शताब्दी के बाद एक दूसरे सबसे बड़े कवि आए, वो आए भारवी। ठीक है, और भारवी ने ग्रंथ लिखा किरातार्जुनीयम। भारवी के बारे में बताया कि जब भारवी आए तो गुप्तोत्तर काल के यानी हर्षवर्धन का काल समाप्त हो चुका था। उस समय राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। तो यहाँ आवश्यकता ये थी कि भाई इस समय इन्हें ये चाहिए था कि भाई, चलिए, ये आवश्यकता थी यहाँ पर कि राज्यों में जो अस्थिरता है, छोटे छोटे राज्यों में जो भारत बंट चुका है, इसको हम एक करें, और इसके लिए इन्होंने राजनीतिक संदेश प्रदान करना था। ये भारवी लगभग 7वीं सदी के कवि हैं, और इन्होंने तो अपना क्या किया कि आसानी से लोग ना समझ पाए राजा, इसलिए इन्होंने, क्योंकि आलोचना ज्यादा करनी है, यहाँ सरल कालिदास ने लिख दिया, क्योंकि कालिदास को आलोचना नहीं करनी थी, सामान्य बातें जनतंत्र को शिक्षा देनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो भाई इन्हें कई सारी आलोचनाएं भी करनी है और कई सारे ऐसे पक्षों को भी उठाना है जो सीधे तौर पर राजा समझ ना जाए। इसलिए कालिदास अलंकृत शैली का प्रयोग करते हैं वाले पहले कवि हैं भारवी, अलंकृत शैली का। तो अलंकृत शैली के आरंभकर्ता के रूप में भारवी का ही नाम है, और ऐसे ही नहीं, बहुत ही अच्छे से अलंकृत शैली का प्रयोग करते हैं अपने काव्य में। ऐसा अलंकृत शैली का प्रयोग करते हैं कि अच्छे से अच्छे विद्वान ना समझ पाए। नवर्ण का उच्चारण करके ही एक श्लोक लिख देते हैं वीर रस का, जो सबसे प्रसिद्ध है, ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना 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 नुन्नो नुन्नो नुन्ने नो नाने नानु नुन्नो। इसी चीज से माघ भी सीखते हैं और माघ भी आते हैं, और माघ भी अलंकृत शैली का 7वीं सदी, मतलब ये लगभग 6.5वीं सदी के अंत में, और ये 7वीं सदी के मध्य में, यानी कि 100 वर्ष का अंतर है माघ के बीच और भारवी के बीच, केवल मात्र। अब भारवी आते हैं, वो भी अलंकृत शैली का करते हो, कहते हैं दाद दो दुद दादी, यानी कि ये नावर्ण से लिखते हैं, दावर्ण से लिखते हैं। ये भी बेहतर तरीके से राजनैतिक स्वरूप का वर्णन करते हैं और काव्य को अलंकृत ले जाते हैं। अलंकृत कार्य करने का मतलब है कि अच्छी यानी कि लालित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करेंगे, सुंदरतम अलंकारों का प्रयोग करेंगे, मूलतः श्लेष का प्रयोग करेंगे। यानी कि कालिदास और यानी कि भारवी और माघ यदि श्लोक बोल रहे हैं तो एक श्लोक का हो सकता है 3 अर्थ लिखा जाए। अब तुम क्या अर्थ लगाओगे, राजा के पास जाएंगे तो ये वाला अर्थ बताएंगे कि ये वाला है, खुद जनता को ये वाला समझाएंगे, किसी को ये बताएंगे। अब तो ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि एक ही बात कर रहे हैं 3 निकल रहा है। इस तरीके से आशा ये कि भारवी ने क्या किया, भारवी ने ऐसा काव्य लिखा कि इनके शब्दों का माधुर्य बहुत प्रसिद्ध रहा, इसलिए इनके जो प्रसिद्ध रूपम रूप में है उपमा कालिदास से भारवेह अर्थ गौरवम। तो अर्थ गौरव के रूप में क्या हुए, अर्थ गौरव किसका प्रसिद्ध है, भारवी का। भारवे अर्थ गौरव, पूछा गया अर्थ गौरव क्या बवाल है, तो बोले अर्थ गौरव वो है कि हम कम शब्दों में ऐसी बात कहें जो व्यापक अर्थ को उद्घाटित करें, यानी कि कम शब्दों में व्यापक कह देना। इनकी परिभाषा इन्होंने खुद ही बताई है कि सौष्ठवोदार्य विशेष सारिणी विनिश्चितार्थम इति वाचमादति, कि औदार्यता पूर्वक हो, सौष्ठव से एक तो हो, है ना, सशौष्ठव और विनिश्चित अर्थ को प्रदान करने वाली हो, यानी कि निश्चित, विधि पूर्वक निश्चित, यानी कि एकदम निश्चित निश्चित अर्थ बताए, ऐसी वाणी को ही हम क्या कहते हैं, अर्थ गौरव कहते हैं। इस किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 26वें पद में कहते हैं कालिदास भारवी कि स्फुटाना पदपकृता न स्वीकृतम अर्थ गौरवम, तो वहां पर भी वस्तुतः अर्थ गौरव शब्द का ही प्रयोग करते हुए डायरेक्ट बताते हैं। इसके प्रशंसा में मल्लीनाथ जो प्रसिद्ध टीकाकार है वो भी कहते हैं नारिकेल फल सम्मितम बचो भारवी सपति तद्विज्यति, है ना। तो इस तरीके से नारियल के फल से इनके अर्थ गौरव की तुलना कर देते हैं। तो अर्थ गौरव इनका प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव से इनका क्वेश्चन हर बार बनता रहता है। अर्थ गौरव से क्वेश्चन बनेगा बाहर। अब इनके और क्या बनेगा, इन्होंने बहुत छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से बहुत अच्छा, यानी कि सुंदरतम, इन्होंने अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया है। अर्थांतर
अर्थांतरन्यास का प्रयोग किया है, कि अर्थांतरन्यास इनका प्रसिद्ध है। जैसे छोटी छोटी सूक्ति के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दिया कि सकिम सखा शास्ति नयोधिपम हितान्न संसृणते सकिम प्रभु, कि ऐसा मित्र मित्र नहीं है जो अपने मित्र को सही सलाह ना दे, और ऐसा राजा राजा नहीं है जो अपने मित्र द्वारा दी गई सही सलाह को सुने ना। यानी कि सही राजा वही है जो अपने मित्र की सही सलाह को सुने, और सही मित्र वही है जो अपने राजा को अच्छी सलाह दे। यानी कि मंत्री और राजा की बात कर रहे हैं कि इनमें परस्पर मंत्री और राजाओं में फूट नहीं डलनी चाहिए, क्योंकि लोग अधिकतर यही करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को खींच लिया और कांग्रेस का मध्य प्रदेश में पतन कर दिया। तो अब यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी जी ना खींच पाए, बस यही, यानी कि मंत्री प्रशासन तगड़ा होने चाहिए, संगौ शक्ति कलौ युगे। समझ में आ रहा? यही बात यहां पर करते हैं कि सखेम सखा शास्ति न युगदिपम हितान्न या संस्कृति सकिम प्रभु। इस तरीके से आपको कई सारी छोटी छोटी कथन होंगे और वो व्यापक और महत्वपूर्ण को उद्घाटित कर रहे होंगे। ये है भारवी। जब भारवी थे तो सब लोग केवल यही कह रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो, भारवी कभी जैसा हो। लेकिन अब माघ आए तो माघ इनसे बढ़ करके आई, और माघ ने अपना 22 सर्गीय शिशुपाल वधम लिखा, सॉरी 20 सर्गीय शिशुपाल वधम लिखा। शिशुपाल वधम में जैसे ही माघ आए तो माघ की प्रशंसा, माघ ने भी अलंकृत शैली का प्रयोग किया, इन्होंने भी एक अक्षर के श्लोक लिखे, इन्होंने तो और भी ज्यादा अलंकृत शैली को अनुसरण किया, इन्होंने भी बीज रस प्रधान काव्य लिखा, यानी कि इन्होंने भारवी का ही अनुसरण किया। लेकिन भारवी के काव्य को, जैसे भारवी ने अलंकृत शैली को यहां तक पहुंचाया तो माघ ने यहां तक पहुंचाया। समझ में आ रहा? यानी कि माघ ने तभी यहां तक पहुंचा पाया जब भारवी ने यहां तक पहुंचाया। तो जैसे ही माघ आए तो कहा गया कि तावत भारवेर भांति यावन माघो नोदया, कि तब तक ही भारवी की प्रसिद्धि रही जब तक कि माघ का उदय नहीं हो गया। यानी कि माघ के उदय के बाद क्या कहा कि हमारा नेता कैसा हो, माघ कभी जैसा हो। अब माघ ने लिख दिया। माघ के बाद तो माघ का क्या प्रसिद्ध है? माघ का शास्त्रीय वैदुष्य प्रसिद्ध है। इन्होंने केवल राजनीतिक वैदुष्य दिखाया, इन्होंने और आगे बढ़े सामाजिक वैदुष्य, शास्त्रीय वैदुष्य। इस तरीके से माघ ने अपने काव्य में न केवल काव्यात्मक वैशिष्टताओं में परिपूर्ण रहे, अपितु इन्होंने तो काव्यगत वैशिष्टताओं के साथ ही साथ अपनी काव्यगत वैदुष्यता और विविध शास्त्रीय वैदुष्यता को ही काव्य में उद्घाटित किया। जैसे राजनीति शास्त्र का इन्होंने उद्घाटन किया, दर्शन शास्त्र का उद्घाटन किया, व्याकरण शास्त्र का उद्घाटन किया। इस तरीके से श्रीहर्ष ने अपने वैदुष्य के बारे में बताया और इनका वैदुष्य प्रसिद्ध है। फिर इनके भी दादाजी आए श्रीहर्ष, यानी कि ये हो गए श्रीहर्ष आते हैं 11वीं सदी में, और ये इनके मामा मम्मट है श्रीहर्ष के। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम काव्य लिखा, और नैषधीय चरितम जो काव्य लिखा वो भी अलंकृत ही शैली में लिखा, यानी कि 3 कवि अलंकृत शैली के हैं। और इन्होंने 11वीं सदी में अलंकृत शैली में यह श्रृंगार रस विधान काव्य लिखा। इसमें नल और दमयंती की कथा है, और उसके माध्यम से श्रृंगार को तो बताया ही है, साथ ही साथ कई सारी राजनीतिक आदि बातें। अभी तक ये लोग ऐसे कहते थे कि एक श्लोक बोलते थे तो उसके 3 अर्थ निकलते थे, लेकिन यहाँ ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा अनुप्रयोग किया कि एक श्लोक बोलते थे और उसके 5 अर्थ निकलते थे। समझ में आ रहा? इस तरीके से इन्होंने लिखा, इसलिए कहा गया है। इनके बारे में क्या कहा गया, इनकी प्रशंसा में इन्होंने न केवल श्रृंगार रस का अच्छा वर्णन किया, शास्त्रीय वैदुष्य का वर्णन किया। इनके पिताजी को किसी ने दर्शन शास्त्र में हरा दिया था, और इसलिए इन्होंने दर्शन शास्त्र पर भी कार्य किया, और इनका जो दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है वो भी खंडन खंड खाद्य है, खंडन खंड खाद्य, ये इनका ग्रंथ है। और उसमें इन्होंने विविध दार्शनिक पक्षों की बात की, आदि और बहुत सारा इन्होंने तो अपने दर्शन, अपने ग्रंथ में लड़ाई दिया आस्तिक और नास्तिक दर्शनों को, और अपना आस्तिक दर्शनों का ज्ञान और नास्तिक दर्शनों का ज्ञान बताया। तो इस तरीके से नैषधीय चरितम लिखा श्रीहर्ष ने, और श्रीहर्ष ने इतना कठिन काव्य लिखा कि इनके मम्मट ने ये कहा कि भैया क्या लिख के लाए हो, समझ में नहीं आ रहा। फिर इन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की, आदि जो भी किया। फिर इनका थोड़ा सा ज्ञान कम हुआ। ऐसी कई सारी इनकी चर्चा है कि मदतियां जिन्हें कहते हैं हम लोग। फिर वो समय तो फिर क्या कहा गया, फिर ये कहा गया कि उदते नैष देह काव्य को माघा क्वच भारवी,
कि जैसे ही नैषधीय चरितम काव्य का उदय हुआ, कहां तो माघ और कहां भारवी, यानी कि कोई नहीं, हमारा नेता कैसा हो, अब हर्ष कवि जैसा। समझ नहीं आ रहा? इस तरीके से हर्ष का रहा नैषधीय चरितम। अब इसके बाद दो कवि यहां पर गद्य के हैं, ये गद्यकार हैं, ये सब पद्यकार थे। पद्यकार मतलब ये सब श्लोक लिख रहे थे। लेकिन गद्यम, गद्यम कवि नाम निक्सम वदंती, कि गद्य ही कवियों की औकात नापने का प्रमाण है। जो गद्य ठीक से लिखते वही तगड़ा कवि है। और इसमें बाण आते हैं, और बाण भट्ट कादंबरी की रचना करते हैं। कादंबरी में विविध प्रकार के रसों का अनुप्रयोग करते हैं, और जिससे अपनी काव्यगत विशिष्टताओं को बताते हैं। इनके रस की प्रशंसा में कहा जाता है कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोपी न रोचते। जैसे पबजी खेलने वाले को खाना पसंद नहीं आ रहा था, वैसे ही आज के संदर्भ में कहें कि रील्स रसज्ञा नाम आहारोपी न रोचते। ऐसे ही इनके बारे में है कि कादम्बरी इतना बेहतर और सुंदरतम काव्य है कि जिसको जितने बार पढ़ो उतना नया नया रस मिलता है। जैसे आप लोग कुछ मूवियों को बार बार देखते हो, आपको मजा आता है, सेम वही है। कादम्बरी का एक जो उपदेश है, सुकनासोपदेश, जो प्रसिद्ध हुआ, सुकनासोपदेश का वैसे ही महत्व है जैसे वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड प्रसिद्ध है। जैसे सुंदरकांड आज हर जगह होता है, ठीक है, जैसे हनुमान जी के मंदिर हर जगह मिल जाते हैं, इसी प्रकार कादम्बरी का क्या है, सुकनासोपदेश प्रसिद्ध है। जैसे वाल्मीकि रामायण का क्या है, सुंदरकांड। जैसे कि महाभारत का क्या है, श्रीमद् भगवत गीता, हर लोग जानता है, लेकिन ये अब लोगों को रहता है कि महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। तो इस तरीके से कादंबरी में इन्होंने बहुत सारी चीजों का निवेश किया। और कहा जाता है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, कि बाण का जूठन ही आगे का सब कुछ रहा। यानी कि गद्य में जो कुछ भी अनुसरण किया वो बाण का ही किया। इस तरीके से बाण का जो कादंबरी है वो विविध प्रकार की एक तो काव्यगत विशिष्टताओं से है। और चूंकि आप जानते हैं बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में रहे हैं, और हर्षवर्धन के समय में रहे तो इन्होंने उसी समय की भी काफी स्थितियों को भी वर्णन यहाँ पर किया है, तो वो है। अब देखिए दंडी आए। दंडी सबसे बेहतर का कवि है, और दंडी ही कवि है। यानी कि कहा जाता है कबीर दंडी कवि दंडी न संशय, यानी कि कवि दंडी ही है, कवि दंडी है, कवि दंडी है, यानी कि दंडी ही कवि है। क्योंकि दंडी क्यों है, इतना क्यों, बाकी पर इतना जोर क्यों नहीं दिया गया, इसलिए क्योंकि दंडी ने अपने 10 कुमार चरितम में क्या किया है कि 10 कुमार चरितम के माध्यम से तात्कालिक समाज की स्थिति को बताया है। और वो तात्कालिक समाज में यानी कि 10 कुमारों के चरित्र के माध्यम से, यानी कि 10 बालकों के चरित्र के माध्यम से, एक के माध्यम से सामाजिक स्थिति, दूसरे के से आर्थिक, तीसरे के से राजनीतिक, चौथे के से चौथी बात, यानी कि 10 चरित्रों में विभाजन करके उन्होंने तात्कालिक समाज की स्थिति बताई है कि कैसे तात्कालिक समाज में कृषि थी, कैसे तात्कालिक समाज में व्यापार था, कैसे तात्कालिक समाज में वैश्यालय आदि थे, आदि आदि की, कैसे गुण शुल्क को हम आदि आदि की बात की, कैसे हम लड़की देखने जाते थे तो क्या मापदंड थे, धन का क्या महत्व था, आदि आदि बहुत सारी बातें की। और इस स्वरूप में दंडी का 10 कुमार चरितम प्रसिद्ध है। और इसलिए दंडी के 10 कुमार चरितम। दूसरा दंडे पद लालित्यम, दंडी का जो है पद का लालित्यता इनके काव्य में देखी जाती है, यानी कि पदों की सुंदरता इनके काव्य में बहुत बेहतर ढंग से देखी जाती है। और इसलिए दंडी यहाँ पद लालित्यम प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि नैषधीय पद लालित्यम भी है कि इन्हीं दंडी का अनुसरण करते हुए, चूंकि दंडी 6वीं सदी के कवि है और दंडी का ही अनुसरण करती हुए नैषधीय चरितम में भी पदलालित्य जोड़ा गया है। इसलिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है नैषधीय पदलालित्यम, कि नैषधीय चरितम में पदलालित्य को भी हर्ष ने किया, तो वो भी क्या है। ऐसे ही कभी बाणभट्ट के बारे में, पांचाली रीति के बारे में भी पूछ लिया जाता है। मैं आपको एक लेक्चर में क्या बताऊं, बहुत कुछ के बारे में पूछा जाता है। अब आए आधुनिक कवि एसवी वार्णेकर, श्रीधर भास्कर वार्णेकर, एसवी वार्णेकर, जिन्होंने शिवराज्योदय लिखा। जिस समय अंग्रेज भारतीयों से कह रहे थे भाई तुम्हें कुछ लिखना पढ़ना आता है, तुम क्या लिखोगे, उस समय हमारे एसवी वार्णेकर का जन्म हुआ और उन्होंने राष्ट्रभक्ति रस से संयुक्त तथा ओज गुण से संयुक्त ऐसे श्लोक आदि का वर्णन किया और ऐसे काव्य को लिखा कि जो न केवल एक ये प्रमाणित कर पाया कि साहित्य तो हम ही लिख ही लेते हैं, उस साहित्य से हम लोगों के हृदय में चिंगारी भी जगा देते हैं, यह भी एसवी वार्णेकर ने करके दिखाया। और आधुनिक समय में कैसे काव्य लिखा जाता है ये इन्होंने लिखा करके दिखाया। तो
अब इन्होंने जो लिखा है इसमें क्या है कि शिवाजी के चरित्र की कथा है, शिवाजी के बारे में बताया गया है और शिवाजी के जन्म से लेकर उनके जो राज्य अभिषेक तक की कहानी को इस काव्य में, राज्य अभिषेक तक की कहानी को इसमें लिखा गया है और ये सभी 68 सर्गों में किया गया है। सबसे बड़ा है, ठीक है। तो शिवराज्योदयम का ये हाल है। तो ये शिवराज्योदयम लिखी गई, इस तरीके से इन कवियों को किया गया। अब हम लोग इनके प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है तो डिटेल्स में यदि आपको एक एक कवि के बारे में पढ़ना है और आप चाह रहे हैं कि बहुत ढंग से आप एक एक चीजों को कवर करें तो आप हमारा बैच ज्वाइन करके ये सब चीजें एक साथ कवर कर सकते हैं और मात्र 15 लेक्चर के पास मैं आपको दिखाई देता हूं कितने लेक्चर हैं, उतने लेक्चर्स में आप एक एक कवि के बारे में डिटेल्स में पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि समझ में आता है कि नहीं आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दूं आपको। चलिए देखिए, आप ये देख रहे हैं, कंटेंट पर जाएंगे, पेपर 2 पर जाएंगे। पेपर 2 की पहली यूनिट की बात कर रहे थे। यहाँ आप देखेंगे तो 17 लेक्चर में मैंने एक एक चीज को कराया है। कालिदास, ऐसे कुमार संभव, रघुवंश, फिर रघुवंश महाकाव्य, भारवी, भारवी में वीर रस, रस योजना, प्रकृति चित्रण के बारे में भारवी प्रसिद्ध है, अलंकार, अर्थ गौरव, क्रांतार्जुन, सब कुछ इसमें सम्मिलित है। तो सभी आप देखेंगे लास्ट शिवराज्योदयम, श्रीधर भास्कर, वाडेकर, बाणभट्ट आदि आदि सभी 2-2 ढाई-ढाई घंटे के लेक्चर, एक एक 1.5-2 घंटे के लेक्चर करके कंप्लीट कराया है। टेस्ट सीरीज आदि भी उपलब्ध है तो आप ये सब कर सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न जो इस बार आए हैं वो। चलिए, तो ये आपको इतना समझ में आया। आज मैंने एक यूनिट का समझाया आपको, इसलिए समझाया, मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो भी समझाऊ इतना अच्छे से समझाऊ ना कि आप लोग कहे कि नहीं यार समझाया किसी ने कुछ जीवन में, है ना। क्योंकि आपके पास कम स्रोत होते हैं ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझाना पड़ता है। चलिए अब हम लोग PYQ देख रहे थे जो कि 2 मिनट में दिख जाएंगे। क्या है 2025, देखिए पहले ही क्वेश्चन आप यहाँ पर चलिए। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है पहले ही पेपर में कि भारवेह अर्थगौरवम सोदाहरणम वरेय, इसी की अभी हमने चर्चा की थी। तो देखो डायरेक्ट तौर पर भारवी के अर्थगौरव को पूछ लिया गया, ठीक है। इस तरीके से तो पहले ही में पूछ लिया गया, इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब हम लोग सेकंड पेपर पर चलते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चंस क्या आए हैं कि नैषधे पदलालित्यम, अभी यही बात मैं कह रहा था कि पदलालित इत्युक्ति ही यथार्थम प्रतिपादित। इसको यथार्थ, ये नैषधे पदलालित्य दंडी के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लेकिन नैषधे की जगह वहां पर नहीं कहेगा, दंडिनः पदलालित्यम कहेगा, वहां भी ये भी पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन आपने देखा। अब इसमें पदलालित्य की आपको बात कर रही है, चूंकि नैषधीय चरितम अलंकृत शैली का सबसे श्रेष्ठ काव्य है और यहाँ पर आप वो जरूर प्रयोग करेंगे कि उदते नैषधे काव्य कौमाघ कुशभारवी। फिर देखा कि रघुवंश महाकाव्य से आधारण कालिदास कवित्वम स्फुटित। कालिदास का कवित्व क्या है, मैंने कई सारे उदाहरण देकर के बताए थे कि यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा अपराध दंडानाम, वो सब आप कालिदास की कवित्व में जोड़ सकते हैं। साथ ही उपमा अलंकार, इनकी श्रृंगार रस की चर्चा, इनकी सूक्तियों की चर्चा, इनकी विशेषताओं को आप इसमें एक साथ करके लिख सकते हैं। देखो वही सब आ रहा। कृतार्जुनीय महाकाव्य और शिशुपाल महाकाव्य का काव्य संस्था दोनों का एक साथ पूछे, क्योंकि दोनों अलंकृत शैली के हैं और दोनों में लगभग समान विशेषताएं की गई है। जहां इसमें लिखा गया ननु नो 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 ना 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 नु, इसमें दाद दो 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 दादी, इस तरीके से तुलना की गई है। गद्य रचनासु कादम्बरिया वैशिष्ट्यम, गद्य रचना है, मैंने कहा गद्यम कवि नाम निक्सम वदंती, कम ही लोग गद्य लिखते हैं। तो कादम्बरी कैसे वैशिष्ट है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि कैसा, उसमें इससे पहले भी तो काफी गद्य लिखे गए होंगे, लेकिन इनका वैशिष्ट पूर्ण है, क्या विशेषता है वो आपको बतानी है कि कैसे इन्होंने रस का बेहतर संयोजन किया है, कैसे इन्होंने रस के साथ अलंकारों का बेहतर संयोजन किया है, साथ ही साथ इन्होंने कैसे विविध प्रकार के राजनैतिक उपदेश जो बताए हैं, यानी कि सुपना उपदेश आदि की जो चर्चा की है, तो काफी चीजें इसमें विस्तार से बताएंगे, वो सब आपको देखना है। आगे लिखा है 10 कुमार चरित ग्रंथस्य परिचयम तथा वैशिष्ट जातम च संक्षेपेणो स्थापियत,
यानी कि दस कुमार चरितम का परिचय दीजिए और उसकी विशेषताओं को बताइए। तो अब वही दस कुमार चरितम की विशेषता है कि इन्होंने कवि के कर्म को निभाया है बखूबी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो तात्कालिक सामाजिक स्थिति है उसका बेहतर ढंग से अपने काव्य में सन्निवेश किया है। ये सब बातें जो मैंने हिंदी में कही आपको कम मैंने उदाहरण दिए यहाँ पर, आपको श्लोकों के साथ ये बातें पुष्ट करना होती है तभी नंबर मिलते हैं। मैंने तो बहुत सामान्य सामान्य वाली सूक्ति बोली है जो बार बार आती जाती रह रही है, सबको इतनी सूक्ति आती होगी मुझे लगता है जो सुन रहे हैं। तो दस कुमार चरितम के ग्रंथ के बारे में इस तरीके से पूछा। तो ये आपकी पहली यूनिट का सिलेबस है और ये पेपर है। अब आप 10 साल का पेपर देख सकते हैं, आपको जो मैंने कहा उसी के आसपास लगभग सभी क्वेश्चंस दिखेंगे। और मैंने सिलेबस को इसलिए ज्यादा अच्छे से समझा दिया कि कोई आपको समझाने वाला है ही नहीं। तो इस तरीके से आज हमारा पहला यूनिट का हम लोगों ने समझ लिया। कल हम लोग दूसरे यूनिट का समझेंगे, ऐसी एक एक यूनिट को हम लोग कवर कर लेंगे और धीरे धीरे हम इन सभी चीजों को कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मित्रों इतना ही। आप लोग जरूर लेक्चर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, उसी अकॉर्डिंग आगे भी लाएंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद।